स्वागत है आप सभी का एटीजी क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे, खासकर ये सेशन पक्षियों को लेकर महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यहाँ हम लोग जानेंगे पक्षियों के बारे में, उनके घोंसले कैसे होते हैं, उनके घोंसले में क्या क्या पाए जाते हैं, कैसे बनाते हैं, वे दिखते कैसे हैं उनके घोंसले, और और भी खास बात कि पक्षी घोंसले क्यों बनाते हैं। कौन सा पक्षी ऐसा है जो घोंसला नहीं बनाता है, किसी दूसरे के घोंसले में अपने अंडे रख देता है, और कौन सा पक्षी ऐसा है जिसमें नर ही घोंसला बनाता है, मादा घोंसला नहीं बनाती। तो आज की सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण सेशन की। आइए, आज का हमारा पहला पॉइंट है कलचिड़ी चिड़िया के बारे में। कलचिड़ी चिड़िया ये अपना घोंसला कैसे बनाती है, इसके घोंसले में क्या क्या पाए जाते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। पत्थरों के बीच खाली जगह में कलचिड़ी यानी कि इंडियन रोबिन अंडे देती है। पत्थरों के बीच खाली जगह में, याद रखना, कलचिड़ी चिड़िया जो है वो पत्थरों के बीच खाली जो जगह होती है वहां अंडे देती है। इनका घोंसला घास से बना होता है। कलचिड़ी चिड़िया का घोंसला कैसे बना होता है? घास का बना होता है। इनके ऊपर पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा है। यानी कि जो इनका घोंसला होता है जो घास का बना होता है, उसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनियाँ, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा रहता है। यहाँ ऊन गलत लिख गया है, इसे सही कर लीजिएगा, बड़ा ऊ रहेगा। कलचिड़ी के बच्चे की चोंच अंदर से लाल थी। यानी जो कलचिड़ी चिड़िया है उसके बच्चे की जो चोंच होती है वो अंदर से लाल होती है। और इनका घोंसला घास का बना होता है जिसमें पौधों की नाजुक टहनी, जड़, ऊन, बाल, रुई सब बिछा रहता है। अगला है हमारा कौवे के बारे में। देखते हैं इसके बारे में क्या है कि कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीजें होती हैं। यानी कौवे का जो घोंसला होता है उसमें क्या होता है कि लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं ये पाई जाती हैं। अगला पॉइंट क्या है? कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कौवा अपने अंडों के साथ कोयल के भी अंडे सेता है। कितनी मज़ेदार बात है कि कोयल अपना घोंसला खुद नहीं बनाती। वो क्या होता है कि कौवे की घोंसला जो होता है, कौवे का घोंसला, उसके अंदर अपने अंडे रख देती है, और कौवा जो है अपने अंडों के साथ साथ कोयल के भी अंडे को सेता है। पक्षियों में कितना अंतर? अब हम जानते हैं कि पक्षियों में क्या क्या अंतर होता है, इसके बारे में जानते हैं। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। तो याद रखना है कि पेड़ के सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला कौन बनाता है? तो वो है कौवा। ये क्वेश्चन सीटेट एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला कौन बनाता है, तो हमारा आंसर होगा कौवा। जबकि फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में, यानी फाख्ता पक्षी जो है वो कहाँ, कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। गौरैया, गौरैया कहीं भी घोंसला बना लेती है। अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे, घर की दीवार के आले में। यानी गौरैया तो हम सभी लोगों ने देखा होगा, गांव में अक्सर दिखाई देती हैं, तो वो कहीं भी घोंसला बना लेती हैं, जैसे अलमारी के ऊपर, आईने के पीछे या घर की दीवार के आले में। कबूतर पुराने मकान या खंडहर में। कबूतर अपना घोंसला कहाँ बनाता है? तो पुराने मकान या खंडहर में। और कबूतर को तो सभी लोगों ने लगभग देखा होगा कि वो घोंसला बनाते कहाँ हैं। तो ये पॉइंट आसानी से याद रख सकता है कि कबूतर अपना घोंसला पुराने मकान या खंडहर में बनाते हैं। बसंत गौरी, जो गर्मी में टुक टुक करते हैं। कैसा करते हैं? टुक टुक करते हैं। नाम क्या है? बसंत गौरी। पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे देती है। यानी बसंत गौरी पेड़ का जो तना होता है उसमें गहरा छेद बनाकर उसमें अपने अंडे देती है। दर्जिन का तो जैसा नाम वैसा काम। यानी हम सभी जानते हैं कि दर्जियों का काम क्या होता है? कपड़ा सिलना। तो वैसे ही दर्जिन चिड़िया जो है वो भी कुछ सिलती है। देखते हैं क्या सिलती है। तो दर्जिन का जैसा नाम वैसा काम, वह अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है। यानी पत्तों को वो चोंच की मदद से सी लेती है, और उसके बीच बनी थैली, और फिर उसको सीने के बाद उसके बीच में जो थैली बनती है, थैली को अंडे देने के लिए तैयार करती है। यानी दर्जन चिड़िया का काम क्या है कि पत्तों को चोंच से सिल के उसके बीच में जो थैली बन जाती है उसमें अपने अंडे देती है। शक्करखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। शक्करखोरा पंछी जो हैं ये किसी पेड़ की झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। इनके घोंसले में बाल, यानी शक्करखोरा जो है इनके घोंसले में क्या क्या पाए जाते हैं, ये चीज़ यहाँ बताया गया है कि इनके घोंसले में बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की डाली के टुकड़े और कपड़ों के चिथड़े होते हैं। यहाँ तक कि मकड़ी के जाले भी पाए जाते हैं। किसके घोंसले में? शक्करखोरा के घोंसले में। नेक्स्ट पॉइंट, नर वीवर पक्षी। जी हाँ, यहाँ मामला उल्टा होता है। जैसे और सभी जगह मादा घोंसला बनाती थी, तो यहाँ क्या होता है कि नर घोंसला बनाते हैं और फिर मादा
उस घोंसलों में जो उसे अच्छा लगता है उसका चुनाव कर उसमें अपने अंडे देती है। तो देखते हैं इसके बारे में। नर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं, यानी जो वीवर पक्षी हैं उसमें जो नर होते हैं वो अपने अपने घोंसले बनाते हैं। मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, यानी नर लोग जो घोंसला बनाते हैं, जो मादा वीवर पक्षी होता है वो उन सभी घोंसलों को देखता है, उनमें से जो सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वह अपने अंडे देती है। मादा नर द्वारा बनाए गए घोंसलों को मादा वीवर देखती है और जो घोंसला उसे पसंद आता है, अच्छा लगता है, उसी में वह अपने अंडे देती है। अगला पॉइंट, नोट पॉइंट है कि पक्षी के घोंसलों को छूना नहीं चाहिए। अब क्यों नहीं छूना चाहिए ये देखिए, क्योंकि पक्षी घोंसला छूने से पक्षी उसमें दोबारा नहीं आते। क्या होता है कि पक्षियों के घोंसले छूना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम घोंसलों को एक बार छू देते हैं तो पक्षी उसमें दोबारा फिर वापस नहीं आते। इस वजह से हमें पक्षियों के घोंसले छूना नहीं चाहिए। और पक्षी घोंसला क्यों बनाते हैं, तो यहाँ उसका रीज़न लिखा है कि पक्षी केवल अंडे देने के लिए ही घोंसला बनाते हैं। तो क्यों बनाते हैं, केवल अंडे देने के लिए ही घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वह अपना घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। यानी क्या होता है कि पक्षी जो घोंसला बनाते हैं उसका केवल एकमात्र उद्देश्य होता है कि उसमें अंडों को रखना या बच्चों को जन्म देना। और जब वे बच्चे बड़े हो जाते हैं तो पक्षी क्या करते हैं कि अपने घोंसले को छोड़कर उड़ जाते हैं। जानवरों के दांत, यानी हम जानेंगे कुछ जानवरों के दांतों की विशेषताएं। ये क्या है देखते हैं हम। सबसे पहला है गाय के बारे में। गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं, यानी कि गाय के जो दांत होते हैं वो आगे के जो दांत होते हैं वो छोटे होते हैं। क्यों, पत्तों को काटने के लिए। तो गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं पत्तों को काटने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। सॉरी, यहाँ भी थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। तो घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। कैसे होते हैं पीछे के दांत चपटे और बड़े, उनका काम क्या है, घास को चबाना। तो ये थी विशेषताएं गाय के दांतों के बारे में। अब हम जानते हैं बिल्ली के बारे में। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने का काम करते हैं। तो बिल्ली के दांत कैसे होते हैं, नुकीले, जो मांस को क्या करते हैं, फाड़ने और काटने का काम करते हैं। अब जानते हैं सांपों के बारे में। सांप के दांत होते तो नुकीले हैं पर वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता बल्कि पूरा निगल जाता है। यानी सांप के दांत नुकीले होते हैं लेकिन वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता है बल्कि पूरा निगल जाता है। अब गिलहरी के दांतों के बारे में जानते हैं। गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने एवं कुतरने के कारण इनके दांत घिसते रहते हैं। कुतरने के कारण, यहाँ कुतरने रहेगा, काटने एवं कुतरने के कारण इनके दांत घिसते रहते हैं। नल्ला मड़ा गांव ये कहाँ है, आंध्र प्रदेश में, और बाजार गांव महाराष्ट्र में। नल्ला मड़ा आंध्र प्रदेश, बाजार गांव महाराष्ट्र। जब दस्त या उल्टी होती है तो हमारे शरीर से बहुत सारा पानी निकल जाता है। यानी कि जब दस्त होती है या उल्टी आती है हमें तो हमारे शरीर से बहुत सारा पानी निकल जाता है और यह शरीर के लिए हानिकारक भी हो सकता है। यानी हमारे शरीर से जब उल्टी या दस्त होने पर जो बहुत पानी निकल जाता है वह हमारे शरीर के लिए हानिकारक भी हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि शरीर में पानी की कमी को पूरा किया जाए। जब उल्टियाँ या दस्त हो तब थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए। पानी में शक्कर या नमक भी मिला लेना चाहिए। यानी कि जब हमें उल्टी या दस्त आए तो थोड़ी थोड़ी देर पर हमें पानी पीते रहना चाहिए ताकि हमारे शरीर में पानी की जो कमी है वो पूरी हो सके। होलगुंडी गांव कहाँ है, कर्नाटक में। कौन सा गांव, होलगुंडी गांव, ये कहाँ है, कर्नाटक में है। होलगुंडी गांव के बच्चों की पंचायत का नाम भीमा संघ। क्या नाम है, भीमा संघ। तो याद रखना है, होलगुंडी गांव के बच्चों की पंचायत का नाम भीमा संघ। और अब जानते हैं बरगद के बारे में, बरगद की विशेषताएं। हम देखते हैं कि जो बरगद का पेड़ होता है उसमें क्या होता है कि उसकी जड़ें जो हैं ये लटकती रहती हैं बहुत नीचे तक। तो क्या आपको मालूम है ये जो बरगद की जो ये लटक रही शाखाएं हैं ये क्या है, कि टहनियों से जो रस्सी जैसी ये संरचना लटक रही है जिसपे हम कभी कभी गाँव में झूलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो क्या है। तो जिनको पता हो वो कमेंट बॉक्स में बताएं। तो आइए जानते हैं इन लटकती हुई रस्सियों या इनकी शाखाओं के बारे में कि ये हैं क्या, जो बरगद से लटकने, जो बरगद की लटकनें होती हैं ये वास्तव में हैं क्या। तो इनके बारे में जानते हैं। तो देखिए कि बरगद के पेड़ की लटकन असल में इनकी जड़ें होती हैं। तो पता चला हम लोगों को कि क्या होती हैं उनकी जो लटकन है, वो उनकी वास्तव में उनकी जड़ें होती हैं। वे टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती हैं। यानी यहाँ मामला उल्टा हो रहा है, जैसे जड़ें तो जमीन में निकलती हैं लेकिन ये क्या होता है कि ये टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती हैं। यह मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। यानी जो उनकी लटकन है वह मजबूत खंभों की तरह पेड़ को जो है सहारा देती हैं। दूसरे पेड़ों की तरह जमीन के अंदर भी बरगद की जड़ें होती हैं।
यानी कि जैसे सभी पेड़ों में होता है कि ज़मीन के अंदर उनकी जड़ें पाई जाती हैं, वैसा बरगद में भी होता है। उनकी जड़ें ज़मीन के नीचे भी होती हैं, लेकिन उनकी शाखाओं से भी जो वो लटकनें निकलती हैं, वो भी उनकी जड़ें होती हैं और वो टहनियों से निकलकर बढ़ते-बढ़ते ज़मीन तक पहुँच जाती हैं, जिनका काम क्या होता है कि पेड़ को सहारा प्रदान करना। वो खंभों की तरह पेड़ को मजबूती प्रदान करती हैं। और अब जानते हैं रेगिस्तानी ओक के बारे में। दोस्तों, नाम से तो ये लग रहा है कि जैसे रेगिस्तान में पाया जाता होगा। ये रेगिस्तानी ओक एक प्रकार का पौधा है, तो इसके आगे रेगिस्तानी लगा है तो बहुत लोग को कन्फ्यूजन हो जाता है एग्जाम में कि ये राजस्थान में पाया जाता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो याद रखिएगा, रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। कौन सा पेड़? रेगिस्तानी ओक का पौधा कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। तो याद रखना है हमें, एग्जाम में किसी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो। तो रेगिस्तानी ओक का पौधा कहाँ पाया जाता है? तो हमें क्या आंसर करना है? ऑस्ट्रेलिया। ऊंचाई लगभग कमरे के बराबर और पत्तियां बहुत ही कम। इनकी जड़ें लंबाई का 30 गुना होती हैं। यानी इनकी जो ऊंचाई होती है, आमतौर पर हमारे घरों में जितनी ऊंचाई हमारे छत की होती है, लगभग उतनी ही ऊंचाई इनकी होती है। और इनकी जड़ों की जो लंबाई होती है, वो इनकी ऊंचाई का 30 गुना, यानी 30 गुना ज़्यादा बड़ी इनकी जड़ें होती हैं इनकी ऊंचाई का। तो याद रखना है, लंबाई कमरे के बराबर और पत्तियां लगभग, और पत्तियां बहुत ही कम। इनकी जड़ें लंबाई का 30 गुना होती हैं। तो ऊंचाई कमरे के लगभग बराबर, पत्तियां बहुत ही कम और जड़ें लंबाई का 30 गुना। यह इतनी गहराई में जाती हैं जब तक पानी तक ना पहुंच जाए। यानी इनकी जड़ों की क्या विशेषता है कि वे तब तक बढ़ती रहती हैं जब तक वह पानी तक ना पहुंच जाए। उनके पानी तक पहुंचने का मकसद क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है, यानी वो पेड़ तक जो जड़ें हैं वो पानी तक पहुंच जाती हैं और वहां से पानी को अवशोषित करती हैं, जो जाके उनके तने में जमा होता रहता है। अब तने में ये पानी क्यों जमा होता है, इसका क्या यूज़ है, हम इसके बारे में जानते हैं। वे हमें किस प्रकार लाभ पहुँचाते हैं, जो पानी तने में होता है, हम जानेंगे इसके बारे में। तो जब कभी उस इलाके में पानी नहीं होता तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। तो याद रखना है कि वो तने में जो पानी इकट्ठा होता रहता है वो हमें किस प्रकार लाभ पहुंचाता है। तो जब कभी उस इलाके में पानी नहीं होता है, यानी कि जिस इलाके में ये पाया जाता है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में, तो उस इलाके में जब पानी नहीं होता है तो लोग क्या करते हैं कि इसके तने के अंदर पतला पाइप डाल के पानी निकाल लेते हैं। तो ये है इसकी उपयोगिता। और एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो प्लीज़ थोड़ा सा अपनी उंगलियों को कष्ट दीजिए और लाइक का बटन तो दबा ही दीजिए। तो चलिए आगे हम पढ़ते हैं। बिहू का त्यौहार, यह कहाँ मनाया जाता है? यह भी इंपॉर्टेंट है, सीटेट एग्जाम में पूछा जा चुका है कि बिहू का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। तो बिहू का त्यौहार असम में चावल की फसल पकने पर मनाया जाता है। यानी कहाँ मनाया जाता है बिहू? तो बिहू असम में मनाया जाता है। कब? चावल की फसल पकने पर। तो कब मनाया जाता है? चावल की फसल पकने पर। भेला घर। भेला घर क्या है कि घास और बांस से बना अस्थाई शेड या छप्पर। कैसे बना था? घास और बांस को मिलाकर जो छप्पर टाइप का बनाया जाता है, जो मतलब स्थायी नहीं होता है, अस्थायी होता है, यानी कुछ समय बाद उसे फिर जला दिया जाता है, तो वो क्या कहलाता है? भेला घर कहलाता है। याद रखिएगा, भेला घर कैसे बनता है? घास और बांस को मिलाकर। बिहू त्योहार के पहले दिन को उरुका कहते हैं। क्या कहते हैं? बिहू त्योहार के, जो बिहू बिहू त्योहार होता है इन लोग का, उसके जो पहला दिन को क्या कहते हैं? उरुका कहते हैं। बोरा और चेवा, ये बोरा चेवा क्या है? तो असम में खाए जाने वाले चावल की किस्म है। यानी ये बोरा और चेवा चावल है, एक एक प्रकार का चावल है जो पकाने के बाद चिपचिपा हो जाता है। तो याद रखना है, बोरा और चेवा क्या है? चावल की किस्म है जो पकाने पर चिपचिपा हो जाता है। पहनावा, ये उस दिन का पहनावा है जिस दिन बिहू का त्यौहार होता है। कहाँ पे होता है? असम में होता है। तो औरतें बिहू के दिन पाट और मूंगा की मेखला चादर पहनती हैं। क्या पहनती हैं? पाट और मूंगा की मेखला चादर। केले के पत्तों पर खाना परोसा जाता है। बिहू के त्योहार के दिन क्या होता है कि केले के पत्तों पर खाना परोसा जाता है। भात और सुख, तो ये क्या है? चावल और रसे वाली सब्जी। यानी भात भात तो हम लोग गांव में अक्सर चावल जो बनता है उसे भात कहा जाता है, पके हुए चावल को भात कहते हैं। तो भात और सुक्तो, सुक्तो का मतलब होता है कि रसे वाली सब्जी। तो भात और सुक्तो वो लोग क्या करते हैं? खाते हैं बिहू के दिन। अब दिया है लंगर के बारे में। तो लंगर तो आप सभी लोग जानते होंगे कि गुरुद्वारे में एक साथ मिलकर खाना पकाने और खाना बनाने को क्या कहते हैं? लंगर कहते हैं। खाना पकाने और खाना बनाने को क्या? लंगर कहते हैं। कहाँ पे? गुरुद्वारे में। मुख्तारपुर गांव, मुक्तापुर गांव ये कहाँ पे है? तो तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली कस्बे में। किस कस्बे में? पोचमपल्ली कस्बे में है। कहाँ के? तेलंगाना राज्य के। कौन सा गांव? मुक्तापुर। पोचमपल्ली, आखिर इसका नाम पोचमपल्ली पड़ा क्यों? ये पोचमपल्ली है क्या? तो जानते हैं। यहाँ ज़्यादातर परिवार बुनकर हैं। क्या हैं? बुनकर हैं।
इसलिए इस बुनाई को पोचमपल्ली नाम से जाना जाता है। यानी पोचमपल्ली क्या है, एक प्रकार की बुनाई है। और उसे पोचमपल्ली क्यों जाना जाता है, क्योंकि वो एक गांव का नाम है। इस वहाँ ज़्यादा परिवार बुनकर हैं, इसलिए यह बुनाई भी प्रसिद्ध हो गई पोचमपल्ली के नाम से। कुछ इलाके किसी खास चीज़ के लिए फेमस होते हैं, तो उसी के बारे में हम जानेंगे कि कुल्लू की साल, यानी कुल्लू जो है वहाँ की क्या फेमस है, साल। नेक्स्ट, मधुबनी पेंटिंग। ये मधुबनी पेंटिंग क्या है, ये वही मधुबनी पेंटिंग है जिसका जिक्र हम ऊपर की वीडियोज़ में कर चुके हैं। तो मधुबनी पेंटिंग फेमस है। यानी कि मधुबनी नामक एक गांव है, वो कहाँ, बिहार में है, जहाँ की पेंटिंग फेमस है और उस पेंटिंग का नाम उस गांव के नाम पर ही पड़ा है। असम की सिल्क, कश्मीर की कढ़ाई, मलयालम में चिटप्पन, पिता का छोटा भाई, यानी कि पिता के छोटे भाई को मलयालम में क्या कहते हैं, चिटप्पन। और पिता के छोटे भाई की पत्नी, यानी कि जो चाची होती है, उन्हें क्या कहते हैं, कुंजम्मा। क्या कहते हैं, कुंजम्मा, कुजम्मा या कुंजम्मा। तो पिता के छोटे भाई की पत्नी अर्थात चाची। और अब जानते हैं आबू धाबी के बारे में। आबू धाबी और आसपास के इलाके रेगिस्तानी इलाके में है। यानी कि जो आबू धाबी है उसके आसपास के इलाके, और आबू धाबी भी कहाँ है, रेगिस्तानी इलाके में है। आबू धाबी में केवल खजूर के ही पेड़ दिखाई देते हैं। किसके पेड़, तो खजूर के ही पेड़ केवल दिखाई देते हैं। कहाँ पर, आबू धाबी में। मुद्रा जो है यहाँ की अबू धाबी की, वो क्या है, दिरहम है। तो याद रखना, अबू धाबी की मुद्रा दिरहम। अबू धाबी में बहुत गर्मी होती है, इसलिए वहाँ के लोग ढीले ढाले सूती कपड़े पहनते हैं और पूरा शरीर एवं सिर ढक कर रखते हैं। क्यों क्यों ढक कर रखते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। चारों तरफ रेत ही रेत है, इस वजह से वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है और वहाँ के लोग ढीले ढाले सूती कपड़े पहनते हैं और पूरा शरीर एवं सिर ढक कर रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, और ढक कर रखते हैं इसके वजह से वह तेज़ धूप से बच जाते हैं। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है, केरल को। याद रखिएगा, मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। यहाँ कौन कौन से मसाले मिलते हैं, तेजपत्ता, छोटी इलायची, काली मिर्च, इसके अलावा और भी कई मसाले मिलते हैं। इस वजह से मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। वहीदा प्रिज्म, ये कौन है, इनके बारे में पढ़ते हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर, ये कौन है, वहीदा प्रिज्म कौन है, लेफ्टिनेंट कमांडर हैं। भारतीय नौसेना में डॉक्टर, यानी लेफ्टिनेंट कमांडर हैं और भारतीय नौसेना में डॉक्टर भी। यह पहली महिला जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली, यानी ये पहली महिला थी जिन्होंने एक पूरे परेड की कमान संभाली थी। नेक्स्ट पॉइंट, निवासी, ये कहाँ की रहने वाली थी, वहीदा प्रिज्म कहाँ की रहने वाली थी, तो ये निवासी हैं थनमा मंडी, जम्मू कश्मीर के राजौरी इलाके में है। कहाँ से, थनमा मंडी जम्मू कश्मीर के राजौरी इलाके में। लद्दाख, लद्दाख में आमाले, यानी माँ को क्या कहा जाता है लद्दाख में, आमाले। पिताजी को आबाले और दादाजी को मेमेले। तो मेमेले दादाजी को, आबाले पिताजी को और आमाले माँ को, ये कहाँ कहा जाता है, लद्दाख में। तो आज की वीडियो में इतना ही, और ये कक्षा 4 की सीरीज का लास्ट वीडियो था। यहाँ हमारा कक्षा 4 की जो एनसीईआरटी में महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कक्षा 3 के पॉइंट्स को लेकर बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।